कि आज ये पता चला है कि अब्बू साथ ना हो तो यतीम बच्चों के साथ इस तरह होता है जिस तरह कराची में हुआ है। इलेक्शन कमीशन भी 2 नंबर है। हर चीज जो अपनी मर्जी की ना हो वो 2 नंबर है। तो वो धांधली का नारा लगा दिया और यही धांधली का नारा लगाया जाएगा अगले इलेक्शनों में। जहां हारेंगे ये इलेक्शन, ये कहेंगे धांधली। तो दर हकीकत ये है, अगली बात जो कहना चाह रहा था, ये कौम के लिए एक सबक है। धांधली का नारा लग चुका है और उसमें ये मैं कहूंगा कि लाडला इतना प्यारा है अपने अब्बू का कि जो चीज मर्जी की ना आए तो वो नहीं मानता। वो कहता है धांधली, अदालत भी भैड़ियां ने, अदालत भी 2 नंबर ने। इंडिया के ही लीडर रह गए हैं या वाकई ऑन ग्राउंड उनका जो है वो कंट्रोल आपको लगता है कि शायद ये लोकल बॉडी इलेक्शन थे तो इस वजह से उनका इतना कंट्रोल नहीं है? कैसे देखते हैं? चीमा साहब, 2 जवाब इसके देना चाहूंगा। एक तो इमरान खान साहब के साथ डैडी नहीं थे इस दफा। डैडी इसलिए नहीं थे कि 14, आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में 18 सीटें थी और इतनी खूबसूरती के साथ बाजवा साहब ने डिलीवर कराई थी हर चीज कि डॉक्टर आमर लियाकत जब जीते थे तो पीटीआई वाले खुद परेशान हो गए थे। एक ही हो गया कि ये इस तरह होता है अगर डैडी साथ ना हो। बच्चे के साथ ये होता है, यतीम बच्चों के साथ इस तरह होता है। चीमा साहब, दूसरी बात जो कहना चाहूंगा कि सियासत, टिकटॉक एक अलग चीज है, ट्विटर एक अलग चीज है, सियासत एक अलग चीज है। खान साहब मैं के लिए मशवरा ये है कि जो बच्चे आपके साथ हैं, ये लौंडे लपाड़े जो बगैर दाढ़ी मूछों वाले, ये ट्वीट करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। आप भी मिलते हैं यूट्यूबर्स के साथ और इनके साथ सुबह शाम आप इनसे मिलते हैं। ये रात के 3-3 बजे तक तो लड़कियों से सिर्फ टिकटॉक करते हैं ना। ये सुबह उठ के वोट नहीं डालते, उधर लाइनों में बाबे लगे होते हैं वोट डालने के लिए। वो बिल्कुल ये डिफरेंट ब्रीड है, डिफरेंट एक कंपटीशन है। तो वो खुल के सामने आ गई हर चीज। बल्कि इसके साथ आगे जो मेरा आगे दूसरा आर्गुमेंट ये होगा कि मेयर का कैंडिडेट है वो भी इलेक्शन हार गया। पीटीआई का जो मेयर का कैंडिडेट था वो भी हार गया, फरदौस साहब क्या नाम था उनका। और हकीकत ये है कि ना सिर्फ कराची से हारे हैं मिस्टर हैंडसम, हैदराबाद से भी हार गए, दादू से भी हार गए। और जो अगली बात जो कहना चाह रहा था, ये कौम के लिए एक सबक है। धांधली का नारा लग चुका है और उसमें ये मैं कहूंगा कि लाडला इतना प्यारा है अपने अब्बू का कि जो चीज मर्जी की ना आए तो वो नहीं मानता। वो कहता है धांधली, अदालत भी भैड़ियां ने, अदालत भी 2 नंबर ने, इलेक्शन कमीशन भी 2 नंबर है। हर चीज जो अपनी मर्जी की ना हो वो 2 नंबर है। तो वो धांधली का नारा लगा दिया और यही धांधली का नारा लगाया जाएगा अगले इलेक्शनों में। जहां हारेंगे ये इलेक्शन, ये कहेंगे धांधली। तो दर हकीकत ये है कि आज ये पता चला है कि अब्बू साथ ना हो तो यतीम बच्चों के साथ इस तरह होता है जिस तरह कराची में हुआ है। तो ये एक सबक था कौम के लिए। और दूसरा ये था कि खान साहब बड़े सख्त बौखलाहट का निशान है। बड़े सख्त परेशान है। जब से आर्मी चीफ ने मिलने से इनकार किया है तो कपड़ों से बाहर थे। मेयर बुखारी के इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल समझा है कि अब शायद खान साहब को 2 गलतफहमियां। खान साहब समझते हैं पंजाब की असम्बलियां तोड़ेंगे, केपी की असम्बली तोड़ेंगे और जब जाएंगे हम नेशनल असम्बली में जाएंगे, लोगों को पीटीआई की टिकटों का वादे करके नून लीग के लोगों को तोड़ा जाएगा तो एस्टेब्लिशमेंट घुटनों के बल आके इनके कदमों में आएगी। ये खान साहब इस गलतफहमी का शिकार है। खान साहब ने थोड़ा सा इशारा फरमाया, उन्होंने कहा मैं स्वाति पे भी माफी दे दूंगा, मैं शहबाज गिल पे भी माफी दे दूंगा, मैं अपना मुझे जो फायर लगे हैं मैं उसकी भी माफी दे दूंगा, माफी मांगने आओ मेरे पास। खान साहब इस वक्त सख्त बौखलाहट का निशान है। और आपको पता है कि मिस्टर हैंडसम की अना इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान को उसके सामने चीज ही कोई नहीं। 62 जलसे करने के बाद, मुल्क तबाह करने के बाद, 8 महीने बाद आज मोहतरम फरमा रहे हैं कि मैं असेंबली में वापस जा रहा हूं। देखें खान साहब, मेरा अर्ज यह है कि थोड़े से पैसे पाकिस्तान को उधार दे दें। आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को, मर रहे हैं पांव में नीचे आके। खान साहब, अगर आपके पास इतना पैसा है, आपने अरबों रुपए का एक मजाक करना था, कैंपेन करना था, जलसे करने थे, थोड़े से पैसे गरीबों को दें, आटा खा ले बेचारे। ना बलूचिस्तान में आटा है, ना रूरल एरिया में लोग मर रहे हैं इस वक्त महंगाई की वजह से। और मैं परेशान हूं इस बात पे कि किसी भी रूलिंग एलीट जो इस वक्त चाहे वो किस तबके से है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि पाकिस्तान का राह निजात क्या होगी, हम किस डायरेक्शन पे जाएंगे। एक बात और मैं मजीद ऐड करना चाहूंगा जो कि इंतहाई खतरनाक है और बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि आपकी जो डुअल सिटीजन इशराफिया है जो बड़े शहरों में बैठी है,
उनके ज़हन में एक बात है, एक बात, कि हमारे पास एटॉमिक एसेट्स हैं और दुनिया की जिम्मेदारी है कि हमें हमेशा रेस्क्यू करें, डॉलरों की बारिश करते रहे। ये उनके इनके उनके दिमाग में छाई जा चुकी, तभी इस साइड पर नहीं आ रहे। लेकिन कब तक, कब तक? अब इस वक्त अमेरिका इज इन डिक्लाइन, अमेरिका के अपने मसाइल हैं। अमेरिका ने भारत को चुन लिया है चाइना के खिलाफ, उधर उससे यूक्रेन में बिजी है। तीसरा ये कि अमेरिका के अंदर अपना एक सियासी इंतशार है, और तीसरा है उन्होंने एक ऐसा प्रेसिडेंट चुन लिया है जो बराए नाम है इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं अमेरिका के अंदर बराक ओबामा, और उनके वो आपके साथ वैसे भी कभी लवी डवी नहीं थे वो। तो आप बिल्कुल सोच लें कि इस वक्त पाकिस्तान, आपको अगर आप इसी तरीके से समझते रहे कि आपको आपके एटॉमिक एसिड्स की वजह से अमेरिका रेस्क्यू करेगा, तो ये गलतफहमी मेरे ख्याल में इससे जरा बाहर आ जाए। हकीकत पसंद ना सोचें, कौम के बारे में सोचें जिस तरह मैंने कई दफा सोचा। आपको यू नीड इकोनॉमिक एमरजेंसी ASAP बेसिस पे, जिसपे इंपोर्ट पे पाबंदियां हों, जिसके ऊपर इस वक्त आपका आटा और डॉलर स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है, उनको रोका जाए। उसके बाद जखीरा अंदोजी आटे की हो रही है, गंदम पे लोग वो वही तरीकाकार शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद जखीरा अंदोज जो है अप्रैल के अंदर रमजान की तैयारी शुरू उन्होंने कर दी है कि चीजों को किस तरीके से हमने उस एक महीने में और डाके किस तरह मारने हैं। ये सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पूरा पाकिस्तान इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के कोई हालात नहीं। मैं दो चीजें ऐड करना चाहूंगा आखिर में। चीमा साहब, लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर इलेक्शन थे, वहां पे जो शूटिंग की जो मैंने तस्वीरें देखी हैं, लड़कों ने वकालत के यूनिफॉर्म कॉलेज कोट पहनकर उन्होंने क्लाशनकोफों की फायरिंग की, नंबर 1। दूसरा, गुजरात के अंदर कोटला एक जगह है, वहां के ऊपर एक हॉस्पिटल के ऊपर फायरिंग हुई है बड़े बुरे तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि सीरिया है जिस तरह। और तीसरा वाकया जिसको मैं कंडेम करूंगा कि लतीफ अफरीदी साहब पेशावर के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सदर रह चुके हैं, उनके बार रूम के अंदर घुस के उनको 6 गोलियां मार के मर्डर किया। ये सरकमस्टांसेस है पाकिस्तान में। लेकिन कोई भी आदमी, कोई मुझे 22 करोड़ लोगों में से एक भी आदमी कन्विंस करे मुझे कि इस वक्त पाकिस्तान को चला कौन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को कौन देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा। और जो इस वक्त आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो चीजें आपकी आइडेंटिफाई की हैं 10 मसाइल में, उनमें ये चीज उन्होंने लिखी है कि आपकी स्टेटें एक दूसरे के साथ हालत जंग में चली जाएंगी, आप डिफॉल्ट के करीब चले जाएंगे, आपके हालात। उन्होंने 10 पॉइंट्स लिखे, मेरे नजर से गुजरे वो। लेकिन ये कि देखें इस वक्त कि सूबा सरहद के अंदर जो है एक दिन दिहाड़े एक थाने के अंदर घुस के DSP के साथ लोगों सिपाहियों को मारा जाता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। मिस्टर हैंडसम का टोटल टारगेट इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचना है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि शायद $10 बिलियन आ जाएं तो मेरे बच्चों की जायदादें बन जाए लंदन और दुबई में। ये जो रिंग रोड वाले बच्चे बेचारे कहते कि भूख से कितने, कहते मुराद सईद का चेहरा कितना उतरा हुआ है, कहते देखें इसने कोई बड़े अरसे से लंदन में कोई फ्लैट ली ही नहीं है। उनकी ख्वाहिश ये है कि वो जो बच्चे जो 25-25 साल के उनके साथ हैं, उनकी जायदादें बन जाएं, आ जाएं, जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं, कहीं ये ना हो कि शहबाज शरीफ इसका क्रेडिट ले जाए पैसे लाने का। लेकिन हकीकत ये है कि जब कौमें जिस तरीके से आप यू आर बीइंग मैनेज्ड चल रहा है, जिस तरह मुल्क बगैर एक रूल के, बगैर एक लॉ एंड ऑर्डर के, उसके लिए अब इसकी स्टोरियां दुनिया के हर कैपिटल में लोग जो है दे आर ऑब्जर्विंग इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर चीचिक शुदा जमहूरियत है। एक पहले बंदा, आप भी अक्सर तज़किरा करते हैं, नवाज शरीफ है तो उसकी बेटी है, उसका भाई है, उसका भतीजा है, आगे मरियम नवाज का बेटा तैयार होके बैठा है, इधर ही जरदारी इसका बैठा हुआ है, साथ हमारे इंडिया है। वहाँ पे देखें एक कांग्रेस पार्टी इस तरह की रवश करने लगी थी, उसका क्या हाल उन्होंने किया है। हम, क्या आप समझते हैं हमारे लीडर ऐसे हैं कि उन्होंने अवाम को अपने नशे में उतार लिया है, या अवाम ऐसी है? एक तरफ ये सिचुएशन है और दूसरी तरफ तारड़ साहब वो बलोचिस्तान है जहाँ पे हदायतुर रहमान जो है वो डंडे खा रहा है, सोटे खा रहा है। जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई, वहाँ पे बैरिकेड्स लगे, वहाँ पे उन जो मछेरे थे वो मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। एक तरफ वो बलोचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनकी सेंट्रल जो नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं। एक ये पेरिफेरल पाकिस्तान है और एक वो पाकिस्तान है जिसमें लाहौर और कराची में जो लोग बैठे हुए सियासतदान हैं, ये पूरे पाकिस्तान के जो हैं वो बने हुए हैं, अंदाता बने हुए हैं। तार साहब, हमने ऐसे ही गुजार देनी है जिंदगी? आपने तो गुजार दी, ये जो आपका एक एज ग्रुप था, आगे हम भी जो है वो मिड एज में पहुंच गए हैं, तो हम भी ऐसे ही देखेंगे, आइंदा आने वाली नस्लें भी ऐसे ही देखेंगी,
ये कोई तरक्की नहीं होनी या कोई तब्दीली नहीं होनी, ये एलीट कैप्चर इसी तरह रहेगा। सुना है कि अब तो मोनस लाई जो हैं, जो चौधरी परवेज लाई के बेटे हैं, वो भी, या चौधरी परवेज लाई जो है वो भी पीटीआई का हिस्सा बने, और शायद एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि काफ लीग के लोग जो है कल को पीटीआई टेक ओवर कर लें और इमरान खान साहब की भी छुट्टी करा दें। ये ऐसे एलीट कैप्चर ही रहेगा तारड़ साहब मुल्क के अंदर, या कोई रास्ता है? बिल्कुल आपने सही। चौधरी परवेज लाई साहब एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर सांस भी नहीं लेते। पार्टी चेंज करना तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। वो मिठाइयां खा के दुआएं करके उठे थे, उसी दिन बनी गाला चले गए थे एक फोन कॉल पे। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि वो बिल्कुल, और हमारे मिस्टर हैंडसम ने भी तो कहा है ना कि अभी बाजवा साहब का जो चले गए हैं, डॉक्टर इन अभी इन इफेक्ट है, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा हो सकता हो, लेकिन वो बाजवा डॉक्टर इन इन्फोर्स करने वाले भी फ्रेंच तो नहीं ना, है तो पाकिस्तानी, है तो पाकिस्तान। इसकी बुनियाद हजरत हजरत अयूब खान ने रखी थी, और ऐसी मजबूत रखी बुनियाद उन्होंने, ऐसी मजबूत रखी, इतनी जड़ें उसकी इतनी डीप रूटेड हैं कि वो निकल ही नहीं रही। उसकी वजह ये है, अब तो खैर मैं जिस तरह आपने नक्शा बनाया है, बलोचिस्तान अलग है, और सबसे बड़ी बात